तो स्वागत है आप सभी का दिस्यम आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि बोर्ड पर दिख रहा है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल को। किस तरह से उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की। वह ब्रिटिश एम्पायर जो कि 200 सालों तक भारत में राज्य किया, जिसकी नींव क्लाइव ने रखी थी, उसको सुदृढ़ता प्रदान करने का सबसे पहले काम वारेन हेस्टिंग्स करते हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में क्या क्या सुधार हुए, किस तरह से इन्होंने विभिन्न राज्यों के साथ अपने संबंध स्थापित किए, इन सबको देखेंगे। इन्हें बंगाल का पहला गवर्नर जनरल माना जाता है। क्लाइव जो था वो बंगाल का गवर्नर था। गवर्नर जनरल इसलिए क्योंकि बंगाल के गवर्नर जब क्लाइव आते हैं तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रावधान किया जाता है कि क्लाइव को बाकी जो दोनों अन्य प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी और महाराष्ट्र की बंबई प्रेसिडेंसी, इन दोनों पे अधीक्षण का अधिकार, नियंत्रण का अधिकार दे दिया जाता है बंगाल के गवर्नर को। तो इसलिए इन्हें गवर्नर जनरल बोला गया। क्लियर। इनका जो कार्यकाल था वो 1772 से 1785 तक था गवर्नर जनरल के रूप में। इसके पहले ये कंपनी में क्लर्क के रूप में नियुक्त हुए थे। ये भी क्लर्क थे क्लाइव की तरह। ठीक। अब जब ये आए तो इनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, क्योंकि क्लाइव ने भले ही उसने जो है नींव रख दी हो, लेकिन प्रशासनिक कोई व्यवस्था सुदृढ़ रूप से स्थापित नहीं कर पाया था। द्वैध शासन देकर चला गया था, जिसमें फौजदारी प्रशासन जो था, कानून व्यवस्था, वो नवाब के पास छोड़ गया था, और राजस्व का जो अधिकार था वो कंपनी के पास था। इस विसंगति को भी दूर करना था। कंपनी में अभी भी भ्रष्टाचार व्याप्त था, भ्रष्टाचार को समाप्त करना था। उसके रेवेन्यू को बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। व्यापारिक घाटे से गुजर रहे थे। तो एक तरह से कंपनी को व्यापारिक कंपनी से प्रशासनिक संस्था के रूप में भी बदलना था, उसके व्यापार को भी बढ़ाना था। तो ये बहुत निम्न चुनौतियां थी, जिसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया और काफी हद तक सफल भी हुए इसमें वारेन हेस्टिंग्स। ठीक। अगर इनके हम सुधारों को देखें तो 3-4 सेक्शन में सुधार करते हैं, बांटकर देख लेते हैं। प्रशासनिक सुधार, भू राजस्व सुधार, न्यायिक सुधार और वाणिज्य संबंधी सुधार। अगर प्रशासनिक सुधारों में देखें तो पहला तो यही है कि जो द्वैध शासन चला आ रहा था 1765 से जो द्वैध शासन चला आ रहा था, उसको इन्होंने समाप्त किया। ये 1772 तक चला, इसकी समाप्ति हो जाती है। ठीक। पहला सुधार तो यही था इनका। अब क्या किया इन्होंने? इन्होंने जो उप दीवान नियुक्त थे भारतीय, मोहम्मद रजा और सिताब राय, मोहम्मद रजा और सिताब राय, इन दोनों को पदच्युत कर दिया अपने पद से। इनको इनके पद से हटाकर राजस्व संग्रह के लिए यूरोपीय कलेक्टरों की नियुक्ति करते हैं। ठीक। अपने कर्मचारी नियुक्त करते हैं राजस्व वसूली के लिए। तो पहला तो यही सुधार हुआ कि द्वैध शासन की समाप्ति हो जाती है। इसके अलावा देखेंगे तो मुगल बादशाह से इन्होंने संबंध जो स्थापित किए, उसमें उनसे इलाहाबाद और करा के जिले वापस ले लिए, लेकर अवध के नवाब को दे दिया। इलाहाबाद और करा के जिले मुगल बादशाह से लेकर, जो कि बनारस की संधि के तहत, मैंने पिछले क्लाइव वाले सेशन बनाया था, बताया था, इलाहाबाद और कड़ा का जो जिला था वो बनारस की, इलाहाबाद की संधि से मुगल बादशाह को मिला था। किससे मिला था? तो अवध के नवाब से मिला था। अब ये जिला वापस लेकर आगे चलकर बनारस की संधि से 1773 में वापस उनको दे दिया जाता है, लखनऊ के अवध के नवाब को। ठीक। और भी कह सकते हैं कि प्रशासनिक सुधार में इन्होंने जो है कोष जो था वो मुर्शिदाबाद ले गए, कलकत्ता से मुर्शिदाबाद ले गए राजकोष को। ठीक। रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या प्रशासनिक सुधार होता है, यह भी देख लेते हैं।
इसी समय रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। इसमें प्रावधान किया गया गवर्नर जनरल की जो वर्किंग कमेटी थी, कार्यकारिणी परिषद, उसमें 5 सदस्यों से बनाया गया। एक गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर, ठीक है, जिसमें थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, बारवेल, मानसन, ये 4 सदस्य थे। फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन, बारवेल, ये पूछता है प्रीलिम्स में, ठीक। तो ये 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। अब गवर्नर जनरल के लिए निर्णय लेना थोड़ा आसान हो गया कि अगर 2 भी उनके पक्ष में हैं तो अपना एक वोट देके वो बहुमत में निर्णय ले सकते थे। हालांकि इन सब में विवाद चलता रहा समय समय पर। इसमें से कई सदस्यों की आगे चलकर मृत्यु भी हो जाती है। तो कुल मिलाकर कुछ प्रशासनिक सुधार यहां दिखाई देते हैं। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी इसी टाइम पे, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, ठीक। ये सारी चीजें थी प्रशासनिक सुधार के तहत। भू राजस्व सुधार को अगर देखें तो जैसा कि मैंने बताया, उप दीवानों को पदच्युत कर दिया जाता है, मोहम्मद रजा खां सिताब राय को। अब इनकी जगह राजस्व संग्रह के लिए यूरोपीय कलेक्टरों की नियुक्ति के लिए यूरोपीय कलेक्टर नियुक्त किए गए जिले के स्तर पर, ठीक। इनका काम था कर्मचारियों के माध्यम से राजस्व का संग्रह करना। इसकी वजह से जो भू राजस्व की नीति थी ना, भू राजस्व सुधार की, वो ट्रायल और एरर से गुजरती रही। शुद्ध परीक्षण और अशुद्धि की नीति थी ये, कह सकते हैं कि कमियां दिखती थी फिर उसे वो दूर करता था। परीक्षण और अशुद्धि, ट्रायल एंड एरर। क्यों कहा गया इसकी नीति को ट्रायल एंड एरर नीति, इसको देखते हैं, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्या कर रहे हैं, उप दीवानों को समाप्त करके कलेक्टरों की नियुक्ति कर रहे हैं, ठीक, 1773 में राजस्व वसूली के लिए। इसके पहले क्या व्यवस्था थी, जो जमींदार होते थे वो राजस्व वसूल करते थे। तो इन्होंने कहा नहीं, समस्त राज्य की भूमि का मालिक राज्य है, शासक है, कंपनी शासन में है, तो इसलिए वो निर्धारित करेगी कि कौन राजस्व वसूलेगा, जमींदार नहीं, ठीक। कलेक्टरों की नियुक्ति के बाद अगला इनका कदम यही था कि ये राजस्व वसूली के लिए इजारेदारी व्यवस्था का बड़ा शुरुआत करते हैं। इजारेदारी व्यवस्था यानी कि राजस्व की वसूली ठेके पर देना। किसे देना? जो नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, वो कोई भी हो सकता है, राज्य का, कंपनी का कोई कर्मचारी भी हो सकता है, अधिकारी भी हो सकता है। इनको बस इससे मतलब था कि कौन सबसे ज्यादा बोली लगा रहा है नीलामी में, उसको ये दे देते थे। 5 वर्ष की व्यवस्था की गई। अब जाहिर सी बात है, जो सबसे ज्यादा बोली लगाकर राजस्व वसूली का अधिकार लेगा तो ज्यादा से ज्यादा वो राजस्व भी वसूलना चाहेगा। अब समस्या ये आई इस व्यवस्था में कि बहुत से ऐसे लोगों ने नीलामी में राजस्व वसूली का अधिकार ले लिया, ठेकेदारी ले ली, जिनको कृषि का कोई अनुभव नहीं था और ना ही जमीन के सुधार से उनमें कोई लगाव था, कोई इंटरेस्ट था उनका कि हम कृषि में कोई सुधार करें, बदलाव लाएं। उनका बस एक ही उद्देश्य था, ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूलना, ठीक। अब देखिए क्या होता है इसमें, बहुत सारे ऐसे अधिकारी अपने नौकरों के माध्यम से वो नीलामी में भाग लिए। डायरेक्ट तो वो भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन अपने गुमास्तों के माध्यम से उन्होंने नीलामी की प्रक्रिया में भाग लिया। इवन यहां तक कि वारेन हेस्टिंग्स के थे कुंतु बाबू, उनके जो नौकर थे, उनके माध्यम से उन्होंने नीलामी व्यवस्था में भाग लिया। ये सारा खेल चलता रहा, तो एक तरह से ये पूरी सट्टेबाजी हो गई जो नीलामी थी। कुल मिला के ये व्यवस्था असफल दिखी।
जितना उम्मीद की जा रही थी उतना कोई राजस्व भी नहीं मिला। इससे क्या हुआ कि जमीनों में भी कोई सुधार नहीं हुआ, कृषक असंतोष बढ़ता गया। फिर उन्होंने क्या किया, इस व्यवस्था को 1776 में ही पलट दिया। 1776 में ही पलट दिया। अब क्या कहा इन्होंने, अब इसे एक वर्षीय कर दिया और कहा कि जो पारंपरिक जमींदार थे, कौन, पारंपरिक जमींदार, अब वही वसूलेंगे। उन पर इन्होंने भरोसा दिखाया। ठीक, पारंपरिक जमींदारों पर भरोसा दिखाया। यही नहीं, जिन कलेक्टरों की नियुक्ति की गई थी 1703 में, इनको भी 76 में हटा दिया जाता है और एक जो कार्यकारिणी के सदस्य थे उनको और प्रधान को मिलाकर राजस्व परिषद बोर्ड बनाया जाता है और इनके निगरानी में फिर से भारतीय उपदीवान नियुक्त किए जाते हैं जिले के स्तर पर। 1776 में फिर से भारतीय उपदीवान की नियुक्ति किए जाते हैं। 1773 में इनको नियुक्त किया गया, यूरोपीय कलेक्टरों को। 1776 में इन्हें पद से विस्थापित कर दिया गया। ठीक, पद विस्थापित किया गया। लेकिन फिर से आगे चलकर ये क्या करते हैं, 1781 में फिर से इनकी नियुक्ति कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, ट्रायल एंड एरर, बार बार परिवर्तन कर रहे हैं अपनी नियुक्तियों में, इसीलिए इसे ट्रायल एंड एरर कहा गया। इनकी जो भू राजस्व नीतियां थी, कलेक्टरों की नियुक्ति करना, फिर उन्हें हटा देना, फिर 1781 में नियुक्ति करना। ठीक, इजारीदारी व्यवस्था 5 वर्ष के लिए लाना, फिर उसको 1776 में बदलकर 1 वर्षीय कर देना। क्लियर हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। तो निष्कर्ष के तौर पर जो इनकी ये नीति रही वो असफल रही, क्योंकि इन नीतियों का परिणाम ये हुआ, चाहे वो 1 वर्षीय व्यवस्था रही हो या 5 वर्षीय रही हो, ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूल करना। नीलामी चूंकि जिनकी की गई, ज्यादा बोली लगाकर लिए थे, ज्यादा धन देकर, तो उन्होंने राजस्व वसूला। बाद में जमींदारों ने भी कोई कोताही नहीं बरती राजस्व वसूल करने में, क्योंकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूल करके ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उसका कंपनी को देना था। तो कुल मिला के अकाल, दरिद्रता, किसानों की दुर्दशा, ये सारी चीजें, फिर उनका विद्रोह, यही सब निकल कर आता है इनकी नीतियों से। ये असफल रही, इसमें कोई इनको बहुत ज्यादा इसका परिणाम नहीं मिला। ठीक, लेकिन अगर हम इनकी न्यायिक नीतियों को देखते हैं, यहां पे इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए। न्यायिक नीतियां तुलनात्मक रूप से इनकी ज्यादा सफल रही। जैसे इन्होंने क्या किया, न्यायिक सुधार में आप देखेंगे तो इन्होंने एक नीचे के लेवल से, जिले के स्तर से लेके सुप्रीम कोर्ट तक एक चेन बनाई। जैसा मैंने बताया, 1773 के एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी, वो सर्वोच्च था न्याय में। लेकिन उसके नीचे के लेवल पर जिला अदालत, जिला अदालत, और ये भी 2 तरह की होती थी। उसके बाद सदर अदालत, ये भी 2 तरह की थी, अभी बताता हूं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट था, सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता का। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय। ये जो जिला अदालत थी, इसमें एक फौजदारी यानी निजामत, और एक दीवानी होती थी। जिला फौजदारी अदालत और जिला दीवानी अदालत। ठीक, इसी तरह से सदर अदालत में भी यह था, सदर निजामत और सदर दीवानी। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय जो था ये सुप्रीम कोर्ट था। कानूनों की अगर बात की जाए तो यहां पे यह था कि जिला अदालत 500 रुपए तक के मामले देखती थी, दीवानी के 500 रुपए तक के मामले देखती थी। और दीवानी में हिंदुओं के जो मामले होते थे वो हिंदू ला से होते थे और मुस्लिमों के मुस्लिम ला से। ठीक, उनके जो अपने कानून होते थे। लेकिन जो फौजदारी होती थी, फौजदारी के जो मामले होते थे वो मुस्लिम कानून से चलते थे। मध्यकालीन जो मुस्लिम कानून थे, मुस्लिम कानून से चलते थे। ये अंतर ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। दीवानी में हिंदुओं के मामले हिंदू ला से, हिंदुओं की जो मनुस्मृति वगैरह थी उसके आधार पर, मुस्लिमों के
मुस्लिम शरीयत वगैरह के अनुसार चलते थे। लेकिन जो फौजदारी का मामला था, वो चाहे हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो, वो मुस्लिम कानून से ही चलता था। इसके लिए उन्होंने काजी की नियुक्ति की थी, काजी और मुफ्ती की। ठीक। अब इसी तरह से सदर अदालत में भी था। सदर अदालत में भी था, जो दीवानी के मामले थे उसके लिए उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी, उसके नीचे कुछ भारतीय होते थे। हिंदुओं के लिए हिंदू ला चलता था, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम ला चलता था। ठीक। और उसी तरह से यहां पे सदर निजामत अदालत में क्या होता था, सदर निजामत अदालत में भी मुस्लिमों क्या कहते हैं, मुस्लिम कानून चलता था पूरी तरह से यहां भी, जिसमें एक मुख्य अधिकारी होता था, काजी, मुफ्ती, ये सब उसकी सहायता करते थे। एक उप निजाम होता था, जिसे उप निजाम बोलते थे, उसकी सहायता के लिए एक काजी, एक मुफ्ती और 3 अन्य सदस्य नियुक्त होते थे। यह व्यवस्था थी। जिला अदालत से अपील सदर अदालत में होती थी, और सदर अदालत से अपील जो थी वो सर्वोच्च न्यायालय में होती थी। सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह ये इंग्लिश यूरोपीय कानून पर आधारित था, अंग्रेजी कानून पर। पूरी तरह से ये यूरोपीय, कह सकते हो अंग्रेजी कानून पर आधारित था। ठीक। ये एक जो श्रृंखला स्थापित की, ये आगे चलकर भी हम देखेंगे, या आज की हमारी जो न्याय व्यवस्था है कहीं ना कहीं उसकी नींव यहां पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसे आज है मुनसब से लेके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय तक की जो न्याय की एक श्रेणी व्यवस्था दिखाई देती है, उसकी नींव पड़ती हुई यहां दिखाई देती है। ठीक। अब रही बात वाणिज्य संबंधी सुधार की, तो वाणिज्य संबंधी सुधार में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे गृह शुल्क थे, शुल्क गृह थे, शुल्क गृहों को समाप्त करके केवल 5 शुल्क गृह बचे। 5 शुल्क गृह, जिसमें कलकत्ता, पटना, मुर्शिदाबाद, ढाका, और एक और कोई शुल्क गृह था इन 4 के अलावा, हुगली। हुगली, ये केवल 5 शुल्क गृह बचते हैं। तो ये प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि कितने शुल्क गृह थे वाराणसी के टाइम पे। बाकी बहुत सारे जिलों में जो शुल्क गृह थे उनको ये समाप्त कर देता है। ठीक। अब इसके अलावा हम कुछ शैक्षणिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां देखते हैं वाराणसी की। शैक्षणिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी इनकी, तो इस टाइम पे हम देखेंगे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इसी टाइम पे क्या स्थापित किया गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है 1784 में। किसके द्वारा की जाती है, तो विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। सोसाइटी ऑफ बंगाल एक संस्था थी, इसकी स्थापना 1784 में हुई। विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की। इसका कार्य क्या था, तो इसका कार्य था दक्षिण एशिया के साहित्य, धर्म, दर्शन, विज्ञान, इन सब का अध्ययन करना, खोज करना, अन्वेषण करना। ठीक। साहित्य, दर्शन, दक्षिण एशिया के विज्ञान, कला आदि का अन्वेषण करना, खोज करना, उसको पहचान दिलाना। ठीक। इसके अलावा और भी बहुत सारी इनकी शैक्षणिक सांस्कृतिक उपलब्धियां थी। जैसे कि कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की जाती है इसी टाइम पे, देखेंगे तो कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की गई। ठीक। मुस्लिम शिक्षा के लिए, मुस्लिमों की शिक्षा के लिए कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की गई। और क्या किया गया, इसी समय हिंदू और मुस्लिमों की कानूनी पुस्तकों को
अनुवादित कराकर उसको संहिताबद्ध किया गया। ठीक, हिंदुओं प्लस मुस्लिमों की कानून की पुस्तकों को अनुदित कराकर संहिताबद्ध किया गया। ठीक, ए कोड ऑफ जेंटुलाज नाम से इसी के टाइम पे ए कोड ऑफ जेंटुलाज नाम से कानून के एक संस्कृत ग्रंथ का अनुदित किया गया अंग्रेजी में और उसका यह नाम दिया गया ए कोड ऑफ जेंटुलाज। इसी समय पे एक और रचना की गई, डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ, कोलब्रुक के द्वारा, विलियम कोलब्रुक के द्वारा डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ, डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ इसी समय लिखी गई। ठीक, बड़ा ही किसे कई भाषाओं का ज्ञान था, एक विद्वान गवर्नर जनरल था ये, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, संस्कृत, इसे कई भाषाओं का ज्ञान था। ठीक, अब एक और महत्वपूर्ण चीज, घेरे की नीति इसी ने शुरू की, इसको देख लेते हैं क्या थी ये घेरे की नीति, यानी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ये क्या थी देखते हैं। हेस्टिंग्स ने कंपनी की सुरक्षा के लिए, कंपनी के शासन की सुरक्षा के लिए बफर स्टेट बनाने शुरू किए, यानी मध्यवर्ती राज्य। ये क्या था, ये क्यों, तो जो पड़ोसी राज्य थे, पड़ोसी राज्यों को सैन्य सहायता देकर, आर्थिक सहायता देकर, अपना रेजिडेंट रखकर, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं सहायक संधि का यह पहला चरण था, जो कि आगे चल के ज्यादा विकसित रूप में सहायक संधि में दिखता है। तो अपने कंपनी के शासन की सुरक्षा के लिए साम्राज्य की बहुत सारे बफर स्टेट इन्होंने बनाए, जैसे अवध, अवध का इन्होंने बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया। ठीक, रुहेलखंड, इसी तरह से अवध को इन्होंने बफर स्टेट बनाया मराठों से सुरक्षा के लिए, राजस्थान के राज्यों से सुरक्षा के लिए, रुहेलखंड को मैसूर से सुरक्षा के लिए बफर स्टेट के रूप में बनाया इन्होंने। ठीक, तो ये जो नीति थी इसे घेरे की नीति कहा गया। इसी का अगला चरण सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे बहुत विकसित रूप दिखाई देता है, जिसमें वो एक ब्रिटिश सेना रखने की अनुमति ले लेना था पड़ोसी राज्य से, अपना एक रेजिडेंट रखना, और उसकी युद्ध और संधि के सारी मामले अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता था। उस संधि के तहत एक तरह से राज्य की संप्रभुता ले लिया उसने, आगे जो सब्सिडरी अलायंस किया। तो उसकी शुरुआत जो है घेरे की नीति से होती है। ठीक, अब इसके वैदेशिक संबंध, बाहरी राज्यों के साथ क्या संबंध थे इसके, उसको भी देख लेते हैं। बाहरी राज्यों के साथ संबंध, एक्सटर्नल अफेयर, कैसे इसने स्थापित किया। मीन्स की अवध, मुगल बादशाह, ठीक है, मराठा, इन सब से इनके क्या संबंध रहे हेस्टिंग्स के दौरान कंपनी के, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने प्रशासनिक सुधार में ही बताया था कि मुगल बादशाह, सबसे पहले उसकी 26 लाख रुपए की जो पेंशन दी थी क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि के तहत, उसको बंद कर दी। 26 लाख पेंशन जो मिलती थी उसको बंद कर दिया। ठीक, दूसरा क्या किया, 1773 में बनारस की संधि करता है ये अवध के नवाब से। ठीक, बनारस की संधि करके इलाहाबाद और कड़ा के जो जिले थे, इलाहाबाद और कड़ा के जो जिले जो मिले थे,
अवध के नवाब से लेकर फिर से इसने इन दोनों जिलों को 50 लाख रुपए में अवध के नवाब को बेच दिया, 50 लाख में फिर से बेच दिया। कुल मिला के उसे हर जगह से धन की वसूली करनी थी। साम्राज्य के विस्तार के लिए धन चाहिए था, आगे बहुत सारे युद्ध किए जाने थे, उसके लिए सेना तैयार करने के लिए धन की आवश्यकता थी। तो इन सब कार्यों के लिए उसने मुगल बादशाह से इस तरह से संबंध स्थापित किया। इसके लिए तर्क उसने क्या दिया कि मुगल बादशाह ने मराठों का संरक्षण स्वीकार किया, क्योंकि मराठे क्या करते हैं, सिंधिया ने 1772 में मुगल बादशाह को फिर से दिल्ली की गद्दी पे बैठा दिया, जो कि कंपनी का पेंशन याफ्ता बन के जीवन जी रहा था इलाहाबाद में, कड़ा में, उसको फिर से उसने दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। तो वो तर्क देकर उन्होंने, कंपनी ने, वारेन हेस्टिंग्स ने इस तरह का व्यवहार किया मुगल बादशाह से। ठीक, इसके अलावा अब अवध के नवाब से क्या शर्त रहा, ज्यादा से ज्यादा धन चाहिए था। पहले तो यही कड़ा, इलाहाबाद के और कड़ा के जिले दिए 50 लाख में। ठीक, ज्यादा से ज्यादा धन वसूली का प्रयास करता था। तो जो अवध के नवाब के टाइम पे बहुत सारी जो विधवा बेगमें थी इसके पहले के नवाब की, उन सबके जो व्यक्तिगत धन होते थे, उनकी जो व्यक्तिगत राशियां होती थी, उस पे इसने नजर डाली और अवध के नवाब पर दबाव बनाया कि तुम जो ये विधवा बेगमें हैं, इन सबके जो निजी कोष हैं वो मुझे दो लाकर, उसके लिए तुम इन पर दबाव बनाओ। नवाब ने दबाव बनाया, उन निजी कोष को इसने वसूल किया, जो कि महाभियोग जो चलता है, ये ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स एक ऐसा गवर्नर जनरल था, वारेन हेस्टिंग्स, इस पर महाभियोग लगा था। तो महाभियोग का जो कारण बनता है उसमें एक कारण यह भी था कि अवध के नवाब की विधवा बेगमों से अवैध वसूली उनके धनों की। ठीक है, इसमें महाभियोग लगा था जब ये वापस जाता है ब्रिटेन। एक और रीजन था, एक नंद कुमार का मामला था, वो मैं भी चर्चा करूंगा। तो अवध के नवाब पे इसने ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया। यही नहीं, जो बनारस के राजा चैत सिंह थे, उसने, जो कि अवध के नवाब के नियंत्रण में थे, उनसे डायरेक्ट डील किया हेस्टिंग्स ने, उनसे ज्यादा से ज्यादा धन मांगा। यहां तक कि बनारस के राजा चैत सिंह ने अपने सर की पगड़ी उतार के बीच रास्ते में ही, जब वो बनारस जा रहे थे, बीच रास्ते में ही बलिया के पास रख दी। फिर भी जितने धन की मांग की थी, लगभग 50 लाख की, वो नहीं माना। जब वो धन देने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि उसके पास उतने धन थे ही नहीं, उतना राजस्व ही नहीं था बनारस के राजा के पास, वो भाग जाता है राज्य छोड़कर। जब उस पर वो आक्रमण कर देता है, जब वो राज्य छोड़कर भाग जाता है, तो उसके बेटे अल्पवयस्क महीप सिंह को राजा बनाता है। और जो कि अवध के नवाब के संरक्षण में था बनारस का राजा चैत सिंह, इससे वो एक स्वतंत्र डील करता है हेस्टिंग्स। इसकी भी काफी आलोचना होती है। ठीक है, जिस तरह का उसने राजा, बनारस के राजा के साथ व्यवहार किया, जो कि अवध के नवाब के अधीनस्थ राजा थे। आगे देखते हैं, एक यहीं पे नंद कुमार का मामला देख लेते हैं। नंद कुमार एक बंगाल का ब्राह्मण था, बंगाल का ये ब्राह्मण था। इसने जो है आरोप लगाया वारेन हेस्टिंग्स पर, आरोप यह लगाया कि वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के अल्पवयस्क जो नवाब थे, मुबारिकुद्दौला, उनका संरक्षक बनती है मुन्नी बेगम। ठीक, मीर जाफर की विधवा थी ये मुन्नी बेगम। इनके संरक्षिका बनने के एवज में इनसे वो घूस मांगता है 3.5 लाख। यह आरोप लगाया नंद कुमार ने वारेन हेस्टिंग्स पर। ठीक, इससे चिढ़कर वारेन हेस्टिंग्स ने, इसको जालसाजी में फंसाकर
जालसाजी का आरोप लगाकर फांसी की सजा दे देता है। ठीक, जालसाजी के मामले में फंसाकर कोर्ट से फांसी की सजा दिलवा देता है, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा दिलवा देता है, जिसकी काफी आलोचना होती है। ये भी इस पर महाभियोग, वारेन हेस्टिंग्स पर जब वो जाता है यूरोप, ब्रिटेन, तो इस पर जो महाभियोग लगा था, इसका भी एक कारण बनता है, नंद कंवर को फांसी देने की वजह से भी। हालांकि जो महाभियोग उस पर लगा उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल गया, बाद में उसे सारे आरोपों से बरी कर दिया गया और ये आधार, ये तर्क दिया गया कि वो जो भी निर्णय लिया वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों को ध्यान में रखकर लिया। तो इस तरह का मामला था इसका। एक्सटर्नल, बाहरी राज्यों के संबंध के मामले में देखें तो इसी के टाइम पे फर्स्ट आंग्ल मराठा वार होता है, आंग्ल मराठा वार फर्स्ट, जो कि 1775 से लेके 1782 तक चला था। ठीक, इसी के समय में सेकेंड एंग्लो मैसूर वार होता है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार होता है, ये चला था 1780 से 1784 तक। ठीक, 1774 में ये रोहेलों में भी इसके पहले युद्ध कर चुका था, रोहेलों को पराजित करता है ये, जो कि अवध के क्षेत्र में थे, अवध के नवाब के नियंत्रण में थे, परंतु ये इसको अपने क्षेत्र में ले लेता है रोहेलों पर आक्रमण करके। ठीक, ये सारी गतिविधियां थी उस दौरान। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग वारेन हेस्टिंग्स से अगर कोई प्रश्न आएगा, चाहे प्रारंभिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में, तो कर लेंगे। वैसे मुख्य परीक्षा में यह प्रश्न बन सकता है कि अगर क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था तो उसका जो निर्माता था वो वारेन हेस्टिंग्स था, तो संस्थापक कैसे था दिखाओगे, कैसे उसने नींव डाली, बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि किया, संधि करके उसने दीवानी का अधिकार ले लिया, इस तरह से पूरे राज्य का राजस्व ले लिया, किंग मेकर बनकर उभरता है, द्वैध शासन से उसने ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूली की, सेना में, कंपनी में उसने भ्रष्टाचार को समाप्त किया, जो नींव तैयार हुई फिर उसको प्रशासनिक सुधार करके, न्यायिक सुधार करके, घेरे की नीति अपना के उस राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करता है और उसकी विस्तार की संभावनाओं को खोल देता है। इन सारे युद्धों के माध्यम से वो, जैसे सेकेंड एंग्लो वार के बाद लगभग देखा जाए तो मैसूर कमजोर हो गया, मराठों को पहले आंग्ल मराठा वार के बाद एक जो 20 सालों का विराम मिलता है उसमें अंग्रेजों ने अपने आप को काफी मजबूत किया, कंपनी ने इतना मजबूत किया कि जो जब अगला आंग्ल मराठा वार होता है तो उसमें वो निर्णायक रूप से अपनी शर्तों पे संधियां करते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल रहा। और अब हम अगले सेशन में एक और महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल के साथ आएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। कोशिश मैं करूंगा कि अब जितनी जल्दी हो सके कम अंतराल पर वीडियोस लेकर आऊं। धन्यवाद।